दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सदा सौभाग्यवती रहो। ये लो घर की चाबियां बहू, तुम्हारी सास ने बड़े साव से संवारी थी। ये गृहस्थी वो होती तो इतनी जल्दी ये चाबियां तुम्हें कभी न मिलती। मुझसे अब ये सब और नहीं संभाला जाता। आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। अब तो बस हरि भजन करना है। रोबिली आवाज में दीवान साहब बोले। लाल जोड़े में सजी धजी नाजुक सी सुगंधा पैर छूने के लिए झुकी ही थी कि उसके ससुर जी ने उसे कंधा पकड़कर रोक दिया और उसके हाथ में चाबियों का गुस्सा थमा दिया। दूसरे हाथ से सिंदूर दान को सीने से चिपकाए खड़ी सुगंधा कुछ समझ पाती तभी जेठानी जी कविता बोल पड़ी। चलिए देवरानी जी, अब यहाँ से बहुत से नेक जोग बाकी हैं। अभी घर के सब जल्दी निपटा दूँ, फिर हमें शाम तक वापस भी निकलना है। वह शुभ साप जेठानी जी के साथ चल पड़ी। घर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही थी, बस कुछ गिने सुने रिश्ते दार ही नजर आ रहे थे। शादी शहर से हुई थी तो वहाँ अधिकांश लोग आ गए थे। विदा होने के बाद सुगंधा को यहाँ गांव की हवेली में ले आए थे। जेठानी और बुआ सास के निर्देशों के अनुसार सुगंधा यंत्रवत सब करती जा रही थी। सुगंधा, ये सिंदूर दान मुझे दो, मैं तुम्हारे कमरे मैं रख देती हूँ। कब तक यूं इसे सीने से सिपटाए रहोगी? बुआ सास ने कहा तो सुगंधा ने बेमन से उन्हें वह सिंदूरदान दे दिया। जब तक बुआ आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक सुगंधा की निगाह सिंदूरदान पर ही टिकी रही। दीदी के सारे गहने जेवर तो बिक गए हैं। सुगंधा, तू तो जानती ही है अपने सासा की दशा। उन्हें बेसा तब तो तेरे ससुराल वालों का आदर सत्कार बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। ये पीतल का सिंदूर दान बस बसा है दीदी की निशानी। तू ये रख ले बिटिया। भैया दीदी के आशीर्वाद से इतना संपन्न ससुराल मिला है तुझे कि तू राज करेगी। गहनों से लाद दिया है तेरे ससुर ने तुझे। जा बेटा, सुखी रहना। सासी ने अपने आंसू पोंछते हुए विदाई के पहले सुगंधा को गले लगा लिया था। रोड एक्सीडेंट में माँ, पापा और छोटे भाई सुधीर को खो देने के बाद तो सुगंधा पागलों जैसी हो गई थी। दयालु सासा अपने घर ले आए उसे बड़े भाई भाभी की संपत्ति का हवाला देकर सासी का मुंह उन्होंने बंद कर दिया था। सुगंधा बीए तो कर ही चुकी थी और उसकी उम्र भी शादी लायक हो गई थी। तो लगभग 1.5 साल बाद सुगंधा की मानसिक हालत सुधरने पर सासा सासी ने सुगंधा को गांव के दीवान साहब के बेटे सुधांशु से ब्याह दिया। पुराने जमाने का नक्काशीदार सिंदूरदान सुगंधा की माँ को उनकी नानी ने दिया था। वजनदार सिंदूरदान में लगभग 1 पाव भर सिंदूर समा जाता था। सासी ने माँ के सिंदूर सहित ही वह सिंदूरदान सुगंधा को दे दिया था, जिसे सीने से लगाए सुगंधा ससुराल आ गई थी। तुम्हारा ही राज रहेगा देवरानी जी। अब तो बाबूजी तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें तो बस 2 रोटी चाहिए। रही बात देवर जी की तो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। बुद्धि भी ना मात्र की है। तुम्हारे तो ऐसे ही ऐस रहेंगे। जेठानी ने कान में फुस फुसाते हुए कहा तो सुगंधा का
सर घूम गया, ऐसा लगा मानो किसी ने खोलता हुआ गर्म लावा कानों में उड़ेल दिया हो। ओ ऐसा धोखा, हे भगवान, सिसक कर रोने लगी सुगंधा और जेठानी वहां से हल्की हंसी हंसते हुए चली गई। ज्यादा बात नहीं करता सुधांशु, शर्मिला है, सारी घटनाएं आंखों के सामने से घूम गई। सुगंधा ये तो होशो हवास ही गुम हो चुके थे, क्या करे किससे कहे। रात होते तक जेठ जेठानी वापस शहर रवाना हो गए। बुआ सास ने खाना खिलाकर सुगंधा को सजे धजे कमरे में बिठा दिया और चली गई। थोड़ी देर बाद सुधांशु कमरे में आया। सुगंधा के तो जैसे तन बदन में आग लगी हुई थी, तिल मिलाकर खड़ी हो गई। सुधांशु दरवाजा बंद करके जैसे ही उसके करीब आया, अपना घूंघट हटाकर सुगंधा गुस्से में जोर से बोली, खबरदार, जो मेरे करीब जरा सा भी आने की कोशिश की, ये शादी एक धोखा है, सिर्फ धोखा। सुधांशु भले ही बोल सुन नहीं सकता था, लेकिन सुगंधा के हाव भाव समझ गया और पीछे हट गया और चुपचाप कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। गुस्से में जलती हुई सुगंधा ने अपनी मां की निशानी सिंदूरदान को हाथ में लिया और सीने से चिपकाकर पलंग पर बैठ गई। ना जाने कब आंख लग गई और सुगंधा सिंदूरदान को सीने से चिपका कर सो गई। अगले दिन सुबह आंख खुली तो हड़बड़ा कर उठ गई। देखा तो सुधांशु उसी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रहा था। सुधांशु की तरफ हिकारत भरी नजरें डालती हुई सुगंधा कमरे से बाहर निकल गई। घर की सारी व्यवस्था समझाकर 1-2 दिन बाद बुआ सास ही चली गई। अब घर में सिर्फ 3 प्राणी रह गए, सुगंधु, सुधांशु और ससुर दीवान साहब। एक नौकरानी आती थी संपा, जो घर के ऊपरी कामकाज साफ सफाई कर जाती थी। लगभग 1.5 माह बीते होंगे कि एक दिन अचानक जेठ जी आ गए। घर में कोई आता जाता नहीं था तो जेठ जी के आने पर सुगंधा बहुत उत्साहित हो गई। बहुत से व्यंजन बनाए, घूंघट किए हुए जेठ जी का खूब आदर सत्कार किया। जेठानी जी के हाल साल पूछे, बताओ विधि का विधान कैसे। कोयल के जैसी मीठी आवाज है सुगंधा की, लेकिन हायरी किस्मत, सुधांशु ना सुन सकता है और ना ही इतनी प्यारी आवाज की तारीफ कर सकता है। जेठ जी ने खाना खाते हुए ससुर जी से कहा। सुगंधा ने सुन लिया और चुपचाप रसोई में चली गई। उसके बाद उसने जेठ जी से कोई बात नहीं की। शाम को जेठ जी वापस चले गए। तकरीबन 15 दिन बाद फिर जेठ जी आ गए। इस बार सुगंधा ने उनसे कोई भी बातचीत नहीं की, बस चुपचाप खाना खिलाकर सारा काम समेटकर अपने कमरे में आराम करने आ गई। अभी आंख लगी ही थी कि कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। देखा तो जेठ जी झुके हुए थे। नागिन की तरह पुकारते हुए सुगंधा फुर्ती से उठ खड़ी हुई और अपना पल्लू ठीक करते हुए बोली, आप मेरे कमरे में कैसे आए? कुछ चाहिए था तो आवाज दे देते, नाराज क्यों होती हो सुगंधा? मुझे संपा ने सब बता दिया है। सुधांशु बोल, सुन तो पाता नहीं है, ऊपर से बुद्धि भी कम ही उसमें। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ, इसीलिए आज दोबारा आया हूँ। कहते हुए जेठ जी सुगंधा की तरफ लपकी। सुगंधा जेठ जी के गलत इरादे भांप चुकी थी। वो तेजी से पीछे हटी और तभी ना जाने कहां से सुधांशु सुगंधा के सामने आ खड़ा हुआ और उसने वही पीतल का सिंदूरदान अपने
बड़े भाई के सर पर जोरों से दे मारा और दूसरे हाथ से सुगंधा को कस के अपनी बाहों में भर लिया। जेठ जी के सहरे पूरे शरीर और कपड़ों पर सिंदूर बिखर गया। माथे से खून की धार निकल पड़ी। वो बुरी तरह से तिल मिला उठे और कमरे से बाहर निकल गए। बाहर से दीवान साहब के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो जेठ जी को गाली देते हुए डांट रहे थे और कभी दोबारा न आने के लिए बोल रहे थे। यहाँ आंखें बंद किए सुगंधा थर थर कांपते हुए सुधांशु के सीने से चिपकी हुई थी और सुधांशु उसके सिर पर सने से हाथ फिरा रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से गाड़ी की आवाज आई। जेठ जी जा चुके थे। कुछ देर बाद सुगंधा थोड़ी सामान्य हुई तो सुधांशु ने उसे अपनी बाहों की गिरफ्त से आजाद कर दिया। फर्श पर बिखरे सिंदूर को समेट कर एक तरफ किया और सिंदूरदान सुगंधा के हाथों में देकर वह कमरे से जाने लगा। सुगंधा से बिना देर किए झपट कर सुधांशु का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे की तरफ झुकाकर उसके होठों पर अपने लरजते हुए गुलाबी होठ रख दिए। सुगंधा और सुधांशु का मधुर मिलन हुआ। जेठ जी का आना बिल्कुल ही बंद हो गया क्योंकि जेठानी तक उनकी करतूतों की खबर पहुंच गई थी। यह सुगंधा और सुधांशु सुख से रहने लगे। समय बीतने पर सुगंधा 2 बेटों और एक प्यारी सी बेटी की मां बन गई और तो है सुगंधा के बड़े बेटे की बेटी। तो ये थी इस सिंदूरदान की कहानी। मंजरी, कल तेरी शादी है और तुझे खूब सारे तोहफे मिलेंगे, मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप और वो क्या बोले हैं हनीमून पैकेज। लेकिन तेरी दादी तुझे ये सिंदूरदान देना चाहती है, तू लेगी ना बेटी? सुगंधा बोली, जो अब दादी नानी बन चुकी हैं और उसका भरा पूरा परिवार है। पोती मंजरी की शादी में वो अपना सिंदूरदान उसे तोहफे में दे रही हैं। हाँ मेरी प्यारी दादी, मैं जरूर लूंगी अपनी दादी का ये बेशकीमती तोहफा। आखिर इसी की वजह से तो आपको दादाजी पर प्यार आया था और फिर पापा इस दुनिया में आए। मंजरी खिल खिलाते हुए बोली, और फिर ये कितना सुंदर है और एंटिक पीस भी तो है। थैंक यू दादी, कहते हुए मंजरी दादी के गले लग गई। दादी ने भी अपनी आंखों की कोर में सलक आए आंसुओं को पोंछकर अपनी लाडली को जी भर के प्यार किया। मंजरी विदा होकर ससुराल चली गई। उसके आलीशान फ्लैट की ड्रेसिंग टेबल पर आज भी वह खूबसूरत सा सिंदूरदान सजा हुआ है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।